सुनो, गोल्जी काय पढ़ना है हमको। पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ लिया था? ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है? गोल्जी काय। अब गोल्जी काय किसके अंदर होता है? कोशिका के अंदर होता है। किसके अंदर होता है? कोशिका। इसको बढ़िया तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा आपको। ये देखिए कोशिका है। अब आप बोलेंगे भैया कोशिका के अंदर गोल्जी काय है, तो कोशिका छोटी और गोल्जी काय बड़ा, तो इसको मैंने जूम किया है, इसको पढ़ाना है। आपके शरीर में ये सेल है, कोशिका है, और सभी कोशिका, जितनी भी कोशिकाएं हैं आपके शरीर में, वहां पर ये जो आप देख रहे हो संरचना, इसे हम क्या कहते हैं? गोल्जी काय। गोल्जी काय को गोल्जी बॉडी बोला जाता है, गोल्जी बॉडी भी कहते हैं इसको, ठीक है। अब आपके शरीर की हर कोशिका में गोल्जी काय उपस्थित रहेगा, गोल्जी बॉडी उपस्थित रहेगा, लेकिन ध्यान रखना मेरे दोस्त, ये आपके शरीर में जो आरबीसी होती है ना, वहां नहीं पाया जाता। रेड ब्लड सेल्स पिछली क्लासेस में आपको पढ़ा दिया है मैंने, ठीक है। और ज्यादा डीप में अपन पढ़ेंगे जब ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम पढ़ेंगे ना, रक्त परिसंचरण तंत्र, वहां पर पढ़ा दूंगा। रेड ब्लड सेल्स के अंदर गोल्जी काय नहीं होता, ठीक है। तो अब ये कोशिका है, कोशिका के अंदर यहां पर गोल्जी काय है, ये गोल्जी काय आप देख रहे हैं। तो मैं इस इमेज को डिलीट कर रहा हूं, ठीक है, कर दूं इसे डिलीट यहां से। चलो तो बताएं क्या कोशिका के अंदर होता है भाई? कोशिका के अंदर कौन होता है? गोल्जी काय, ठीक है। ये रहा आपका गोल्जी काय। इसको भी अपन थोड़ा छोटा करते हैं, ठीक है, इसको छोटा कर देते हैं, बिल्कुल दिख रहा है ना आपको, ठीक है, और छोटा कर देते हैं। ये लो, चालू करें गोल्जी काय, ठीक है। मेरी बात सुनो, एक व्यक्ति था जिसको ऊंट पर रहना बहुत पसंद था। किस पर रहना? ये व्यक्ति ऊंट पर रहता था, ठीक है। तो इसका नाम पड़ गया कैमिलो गोल्जी। क्या नाम पड़ गया इसको? कैमिलो गोल्जी। कैमिलो गोल्जी क्यों भाई? कैमल के ऊपर बैठा रहता था, इसलिए कैमिलो गोल्जी इसका नाम पड़ा। तो इसका एक पालतू पक्षी था जिसका नाम था उल्लू। तो उल्लू इसका पालतू पक्षी था। इसने उस उल्लू को मार दिया, और उस उल्लू की जो तंत्रिका कोशिका है, जिसे हम क्या बोलते हैं? न्यूरॉन। तो उस उल्लू की न्यूरॉन जो सेल है, तंत्रिका कोशिका, उसके अंदर उसने खोज की किसकी? गोल्जी काय। तो ध्यान रखना, कैमिलो गोल्जी ने किसकी खोज की है? गोल्जी काय। किसकी कोशिकाओं में? उल्लू की कोशिकाओं। अब यहां पर बहुत सारे नाम से इसे जाना जाता है। इसे गोल्जी काय को हम बंडल पैकर्स के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ठीक है। इसे हम ट्रैफिक पुलिस के नाम से भी जानते हैं, ट्रैफिक पुलिस, बंडल पैकर्स ट्रैफिक पुलिस के नाम से भी जानते हैं। और इसको हम लिपोकांड्रिया भी बोलते हैं, या लाइपोकांड्रिया भी बोल सकते हैं। समझ रहे हो कि नहीं? हाँ कि नहीं? अब ये पादप, ये जंतु कोशिकाओं के अंदर रहेगा। अगर ये हमारे अंदर है, तो हमारे अंदर है तो हम इसे बंडल पैकर्स बोलेंगे, ट्रैफिक पुलिस बोलेंगे, लिपोकांड्रिया बोलेंगे, ये सब बोल सकते हैं। यातायात प्रबंधक भी कहते हैं इसको हिंदी में। गोल्जी काय को कैमिलो गोल्जी ने इसकी खोज की थी, हाँ कि नहीं? लेकिन अगर ये पेड़ पौधों की कोशिकाओं के अंदर पाया जाएगा तो इसे फिर लिपोकांड्रिया या गोल्जी काय नहीं बोलते हैं, ठीक है। इसे लिपोकांड्रिया गोल्जी काय नहीं बोलते हैं। इसे क्या कहते हैं सर? डिक्टियोसोम। क्या कहते हैं? तो बताएं, डिक्टियोसोम किसे कहते हैं? पेड़ पौधों की कोशिकाओं में उपस्थित गोल्जी काय को क्या कहा जाता है? डिक्टियोसोम। क्या कहा जाता है बेटा? बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं हम? गोल्जी काय। अब एक बात बहुत बढ़िया तरीके से सुनो कि भैया ये जो गोल्जी काय हम पढ़ रहे हैं ना, ये गोल्जी काय के बारे में एक बात और हमेशा ध्यान रखना मेरे बच्चे, कि ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर नहीं पाया जाता। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का एग्जाम्पल बताओ भाई। प्रोकैरियोटिक कोशिका, ठीक है, ठीक है, इनके एग्जाम्पल क्या है? देखो, प्रोकैरियोटिक कोशिका जैसे कौन? अमीबा, और कौन? पैरामीशियम, पैरामीशियम, और कौन? युगुलिना, युगुलिना के बाद और क्या? प्रोटोजोआ। ये जितनी भी जंतु हैं, इनके अंदर कौन नहीं पाया जाएगा? गोल्जी काय। इनके अंदर कौन नहीं पाया जाएगा? गोल्जी काय नहीं पाया जाएगा। तो क्या ये जंतु कोशिका के अंदर पाया जाता है? हाँ। लेकिन प्रोकैरियोटिक जो जीव होते हैं उनके अंदर पाया जाता है? नहीं। हमारे अंदर पाया जाता है? हाँ। पेड़ पौधों के अंदर पाया जाता है? हाँ, ठीक है। पेड़ पौधों के अंदर ऐसे किस नाम से जानते हैं? डिक्टियोसोम। हमारे अंदर किस नाम से जानते हैं? गोल्जी काय। हमारे अंदर किस नाम से जानते हैं? ठीक है। अब मेरी एक बात सुनो सर, ये जो पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधे, इनकी कोशिकाओं में लगभग इनकी संख्या कितनी होती है? तो 25,000 के आसपास। कितने के आसपास? 25,000 के आसपास संख्या होती है एक कोशिका में। एक कोशिका में कितने गोल्जी बॉडीज होते हैं? 25,000, ठीक है। पादप कोशिका की बात चल रही है। पादप कोशिका में, एक कोशिका में इनके अंदर इतनी संख्या होती है किसकी? गोल्जी काय। अब ध्यान रखिएगा सर,
जो गोल्जी काय के बारे में आप पढ़ा रहे हो हमें, किसके बारे में पढ़ा रहे हो? गोल्जी काय। सर जो गोल्जी काय के बाद स्पीड ज्यादा तो नहीं हो रही है ना? गोल्जी काय जो होते हैं, गोल्जी बॉडी जिन्हें हम कहा कहते हैं गोल्जी बॉडी, ये गोल्जी काय जो होते हैं पेड़ पौधों के अंदर 25,000 के आसपास पाए जाते हैं एक कोशिका में। लेकिन सर जब ये टूटते हैं हमारे शरीर में तो इनके टूटने से क्या बनता है? तो सर इनके टूटने से बनता है लाइसोसोम। क्या बनता है? लाइसोसोम। और क्या बनता है? रिक्तिका। और क्या बनता है? क्या बनता है बेटा? रिक्तिका। या जैसे हम रसधानी भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? रसधानी। क्या कह सकते हैं बेटा? अरे हाँ कि नहीं? अब सुनो, ये जो आपका गोल्जी काय आप देख रहे हो, ध्यान से देखिएगा, इसको हम फिर से जूम करते हैं। देखो, ये जो गोल्जी काय है इसे आप देख रहे हैं, आप इस प्रकार की संरचना देख रहे होंगे। ये देख रहे हो ये? हाँ कि नहीं बेटा? ये देख रहे हो? ये जो नलियां हैं, ये जो नलियां हैं, इन नलियों को हम कहते हैं सिस्टर्नी। क्या कहते हैं मेरे बच्चे? क्या कहते हैं इन्हें? सिस्टर्नी। क्या कहते हैं? सिस्टर्नी। बहन, बहन नहीं बेटा, सिस्टर्नी। क्या बोलते हैं? सिस्टर्नी। इनके ऊपरी हिस्से में जो थैलीनुमा स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, इनके ऊपरी हिस्से में जो थैलीनुमा स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, इन्हें क्या बोलते हैं? वैक्यूल्स। क्या बोलते हैं? वैक्यूल्स। जैसे हम रसधानी भी कह सकते हैं, रिक्तिका भी हम कह सकते हैं। समझ रहे हो कि नहीं? ठीक है, तो इनके ऊपरी हिस्से को क्या बोलते हैं? वैक्यूल्स। हाँ या ना? नीचे वाला जो हिस्सा है, ये छोटी वाली जो ये छोटी थैली होती है, ये थोड़ी बड़ी होती है। ठीक है बेटा, इनको हम क्या बोलते हैं? तो नीचे जो थैली होती है इनको हम बोलते हैं वेसिकल्स। क्या बोलते हैं बेटा? क्या बोलते हैं? हाँ कि नहीं? तो ये आप देखिए, ये धसा हुआ हिस्सा है ना, देखो ध्यान से, ये धसा हुआ हिस्सा है ऊपर से नीचे की तरफ, मतलब इस प्रकार का आकार है बेटा, कटोरी जैसा। हाँ कि नहीं? और वापस मैं ऐसे करूं तो इस तरह से बना सकता हूं। देखो, तो ये धसा हुआ आकार है बेटा। तो ये धसा हुआ आकार, तो ऊपर वाले आकार को हम बोलते हैं अवतल और नीचे वाले आकार को हम बोलते हैं उत्तल। ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं? तो उत्तल वाले हिस्से पर कौन चीजें मिलेंगी? वेसिकल्स। और अवतल वाले हिस्से पर कौन मिलेंगे? वोक्यूल्स। क्या मिलेंगे? वोक्यूल्स। और इनके बीच में क्या पाया जाता है? सिस्टर्नी। सिस्टर्नी क्या है? ये नलिकाएं हैं। ये किसकी तरह होती हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह होती है। एक और सवाल ध्यान रखना, ये किसकी तरह दिखाई देती हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। समझ गए कि नहीं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली मैंने आपको पढ़ा चुका। यस और नो? ठीक है, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा झिल्ली मैंने पढ़ा चुका हूं। ये पेड़ पौधों के अंदर होती है, हमारे अंदर नहीं होती। हमारे अंदर कोशिका झिल्ली होती थी, ये उनकी तरह दिखाई देते हैं। अरे हाँ कि नहीं? अब यहां पर एक बात और सुनिए, ये करता क्या है? तो गोल्जी काय क्या करता है? जहां तहां जो प्रोटीन पड़ा रहेगा, जहां जितना भी हमारी बॉडी में कोशिका के अंदर प्रोटीन होता है, ये पूरे प्रोटीन को इकट्ठा करता है और उसके पैकेट बना देता है। क्या बना देता है? पैकेट। और पैकेट बना देता है। इसलिए मैंने आपको पढ़ाया था कि इसे बंडल पैकर्स के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? बंडल पैकर। और क्या करता है गोल्जी काय? तो और कुछ नहीं करता, ये टीआरएनए की मदद करता है। टीआरएनए क्या होता है? अब सुनो, टीआरएनए क्या होता है? ठीक है, टीआरएनए को सुनो ध्यान से, इससे छोटा नहीं हो सकता। सुनो, टीआरएनए, टीआरएनए, टीआरएनए को हम बोलते हैं ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए। देखो, आरएनए बेसिकली ये 3 प्रकार का होता है, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए। देखो, जब कोशिका को प्रोटीन की आवश्यकता होती है तो एमआरएनए मैसेज पहुंचाता है, इसलिए इसे हम मैसेंजर आरएनए कहते हैं। आरआरएनए ये प्रोटीन को बनाता है, इसलिए राइबोज आरएनए। और प्रोटीन को ट्रांसफर करता है कौन? टीआरएनए पहुंचाता है। तो टीआरएनए की मदद कौन करता है? गोल्जी काय। कि कहीं पर किसी चीज को भेजना है या नहीं भेजना है, तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक इसके अंदर जो भी रहेगा, जैसे ग्लूकोज हुआ या प्रोटीन हुआ या जो भी खनिज लवण रहेंगे, उनको कहां कहां पहुंचाना है, ट्रांसफर आरएनए का काम होता है, जिसकी मदद कौन करता है? गोल्जी का। इसीलिए हम इसे और क्या कहते हैं? यातायात प्रबंधक। क्या कहते हैं? तो क्या इसके अंदर सिस्टर्नी नलिकाएं होती हैं? अरे इसके अंदर सिस्टर्नी नलिकाएं होती हैं कि नहीं? इसके टूटने से लाइसोसोम का निर्माण होता है। और किसका निर्माण होता है? रसधानी का। किसका निर्माण होता है? रसधानी का। चलो भैया, थोड़ा सा और देख लेते हैं।
चलो जगह नहीं है, नई स्लाइड पर ही चलते हैं। चलो नई स्लाइड पर चलेंगे। अब देखो भाई इसका महत्वपूर्ण काम क्या होता है। देखो ये शुक्र जनन हमारे शरीर में एक प्रोसेस होती है जिसको हम शुक्र जनन कहते हैं। जो टेस्टिस होती है, टेस्टिस किसमें होती है, पुरुषों में या महिलाओं में? टेस्टिस की संख्या कितनी होती है? टेस्टिस की संख्या कितनी होती है? 2। टेस्टिस, टेस्टिस जो टेस्टिस होती है पुरुषों में, इसके अंदर एक प्रोसेस होती है जिसको हम बोलते हैं शुक्र जनन। कौन सी प्रोसेस होती है? शुक्र जनन। और शुक्र जनन जो प्रोसेस होती है ना, ये कहां पर होती है? वृषण में। वृषण को ही हम क्या बोलते हैं? टेस्टिस। शुक्र जनन में किसका निर्माण होता है? इसमें निर्माण होता है स्पर्म का। किसका निर्माण होता है? स्पर्म। स्पर्म जिसे हम क्या बोलते हैं हिंदी में? शुक्राणु। क्या बोलते हैं? शुक्राणु। शुक्राणुओं का निर्माण होता है। तो शुक्राणु किस तरह का दिखाई देता है? देखिए ये शुक्राणु है, और शुक्राणु जो है ये आगे वाला हिस्सा। तो ये आगे वाला हिस्सा जो तीर के जैसा दिख रहा है, यही होता है मेन हिस्सा किसी भी स्पर्म का, शुक्राणु का। समझ रहे हो कि नहीं? तो जो शुक्र जनन कोशिका होती है, जो मतलब जो शुक्र जनन की जो प्रोसेस होती है, उसमें स्पर्म बनते हैं, और स्पर्म का जो आगे का हिस्सा होता है इसे हम कहते हैं एक्रोसोम। क्या कहते हैं? जिसका निर्माण करने की मदद, या जिसका निर्माण करने में मदद कौन करता है? गोल्जी का है। कौन करता है? अरे हाँ या ना? हमारी कोशिका में जितना भी अपशिष्ट पदार्थ है उसको बाहर निकालने का प्रयास कौन करता है? हाँ कि नहीं? चलो और एक और बात और सुनो कि ये पेड़ पौधों के अंदर किसका निर्माण करता है? कोशिका भित्ति का। किसका निर्माण करता है? तो इसके काम बताएं, क्या ये शुक्र जनन में एक्रोसोम का निर्माण करता है? अरे हाँ कि नहीं? कोशिका भित्ति का निर्माण करने में मदद करता है? हाँ कि नहीं? और क्या करता है? अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से क्या करता है? बाहर करता है। अरे हाँ कि नहीं? अब एक बात और सुनो, आपने गोंद खाई होगी कभी? गोंद खाते भी है, जो पेड़ों से निकलती है ना, पेड़ों पे गोंद, ठीक है, रेजिन जिससे चमड़ा बनता है, स्याही बनती। तो ये सारे अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जो पेड़ बाहर निकालते हैं। गोंद बाहर निकलती है, पेड़ों से प्राप्त होती है। तो गोंद वगैरह, गोंद हुआ, रेजिन हुआ, इन सब पदार्थों को पेड़ पौधों से बाहर निकालने के लिए मदद कौन करता है? गोल्जी का। कौन करता है बेटा? गोल्जी का। बताएं क्या यहाँ पर वेसिकल्स का निर्माण होता है? अरे हाँ कि नहीं? क्या यहाँ पर सिस्टर्नी नलिकाएं होती हैं? क्या गोल्जी का को यातायात प्रबंधक बोलते हैं, ट्रैफिक पुलिस बोलते हैं? पेड़ पौधे के अंदर से डिक्टियोसोम के नाम से जाना जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाए जाते, जंतु कोशिका में पाए जाते हैं। आरबीसी में पाए जाते हैं? नहीं। आरबीसी में पाए जाते हैं? नहीं। क्या शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है? पेड़ पौधों से गोंद रेजिन प्राप्त होता है, एक्रोसोम का निर्माण करता है। ये क्या पढ़ा हमने? गोल्जी का। ये क्या पढ़ा हमने? क्या पढ़ा हमने? गोल्जी का। अब यहां पर देखिए, आगे पढ़ेंगे अंतः द्रव्य जालिका। अंतः द्रव्य जालिका का चित्र भी मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए ये अंतः द्रव्य जालिका यहां पर मिलेगी आपको देखने के लिए। ये क्या है बेटा? अंतः द्रव्य जालिका। ये किसका डायग्राम है? अंतः द्रव्य जालिका। देखो ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। ये क्या है आपके शरीर में? कोशिका। जो मेरा नीला पेन चल रहा है ना, हरा, ये क्या है? कोशिका। कोशिका है। तो ये कोशिका की सबसे बाहरी लेयर है, कोशिका झिल्ली बोलेंगे। और ये कोशिका का बीच वाला भाग है जिसे हम क्या बोलेंगे? केंद्रक। तो केंद्रक, ये केंद्रक है, और केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में कौन होती है? अंतःद्रव्य जालिका। ठीक है, तो अब यहां पर इसको हम ध्यान से समझेंगे, इसको हटा देते हैं। ठीक है, देखो अंतः द्रव्य जालिका क्या पढ़ेंगे बेटा? अंतः द्रव्य जालिका। ठीक है, इसको हम इंग्लिश में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बेटा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, किस नाम से जानते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडो का अर्थ क्या होता है? एंडो का अर्थ होता है इनसाइड। क्या होता है मेरे बच्चे? इनसाइड। प्लाज्मिक का मतलब क्या होता है? प्लाज्मिक का मतलब होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या होता है बेटा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, और रेटिकुलम का मतलब क्या होता है? रेटिकुलम का अर्थ होता है नेटवर्क। क्या होता है बेटा? नेटवर्क। अब यहां पर मेरी बात सुनो ध्यान से। क्या पढ़ा रहा हूं मैं तुम्हें? अंतःद्रव्य जालिका। क्या पढ़ा रहा हूं? अंतःद्रव्य जालिका। इसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सुनो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःद्रव्य जालिका के कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 2। ठीक है, एक होता है भाग चिकना, और एक क्या होता है? खुरदुरा। कितने भाग होते हैं इसके? 2।
तो यहाँ पर मैं डायग्राम बनाने की कोशिश करूंगा और समझाने की कोशिश करूंगा ध्यान से। ये आपके शरीर में क्या है? कोशिका। क्या है बेटा? कोशिका। कोशिका के बीच वाले भाग में क्या है? केंद्रक। क्या है बेटा? केंद्रक। अब यहाँ पर एक बात समझो, केंद्रक के बाहर कौन सी झिल्ली है? केंद्रक झिल्ली। ठीक है, क्या है? केंद्रक झिल्ली। ठीक है, और कोशिका के बाहरी वाले हिस्से में कौन सी झिल्ली होती है? कोशिका झिल्ली। ठीक है, तो अंदर वाले भाग को क्या कहेंगे? केंद्रक। ठीक है, बाहर वाले भाग को केंद्रक झिल्ली। ठीक है, इंग्लिश मीडियम में भी अगर अपन बच्चों की बात करें तो इंग्लिश में इसको न्यूक्लियस, इसको न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, इसको क्या कहेंगे? सेल, और इसे क्या कहेंगे? सेल मेम्ब्रेन। बात समझ में आ रही है कि नहीं बेटा? ठीक है, चलो अब यहाँ पर ध्यान से देखो, एक बहुत मजबूती के साथ एक बात बताएंगे आपको कि यहाँ पर इस प्रकार से एक बॉन्ड होता है। ठीक है, एक झिल्ली होती है और इस झिल्ली को ही हम बोलते हैं अंतःद्रव्यीय जालिका। क्या कहते हैं इसे? अंतःद्रव्यीय जालिका। अंतःद्रव्यीय जालिका के बारे में अगर अपन बात करें तो इसकी खोज किसके द्वारा की गई है? पोर्टर। किसके द्वारा? पोर्टर। लेकिन इसको गार्नियर नाम का एक और वैज्ञानिक था, गार्नियर। गार्नियर मेहंदी आती है कुछ करके, है ना? ठीक है, गार्नियर ने ऐसे एक नाम दिया था, एर्गोप्लाज्म। क्या नाम दिया था? एर्गोप्लाज्म। क्या नाम दिया था बेटा? ठीक है, अंतःद्रव्यीय जालिका की खोज किसने की है? पोर्टर। गार्नियर ने इसे क्या नाम दिया? एर्गोप्लाज्म। तो कितने प्रकार की होती है? दो, एक चिकनी और एक खुरदुरी। चिकनी और एक। अब मेरी बात सुनो, ये क्या है तुम्हारी? अंतःद्रव्यीय जालिका। सुनो ध्यान से सुनना, नजर हटी और नुक्ती बटी। देखो, ये केंद्रक के पास में जो रहेगी वो रहेगी खुरदुरी। कौन रहेगी? खुरदुरी। केंद्रक से जो दूर रहेगी वो कौन रहेगी? चिकनी। समझे या नहीं समझे? अच्छा, अब ये बताएं, ये वाला हिस्सा कौन सा रहेगा? खुरदुरा। और दूर वाला हिस्सा चिकना। कौन सा रहेगा? चिकना। कारण क्या है? केंद्रक जो होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस जिसे हम क्या कहते हैं? केंद्रक। इस केंद्रक के पास अत्यधिक मात्रा में क्या होता है? प्रोटीन। क्या होता है? प्रोटीन। तो केंद्रक के बगल में जो रहती है इसे हम खुरदुरी अंतःद्रव्यीय जालिका बोलते हैं। कौन सी जालिका बोलते हैं? खुरदुरी अंतःद्रव्यीय जालिका। कारण क्या है? इसको हम इंग्लिश में क्या कह सकते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या खुरदुरी अंतःद्रव्यीय जालिका। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या उपस्थित रहता है? प्रोटीन। यहां पर क्या उपस्थित रहता है? अरे ये पेन बड़ा दिक्कत कर, क्या उपस्थित रहता है? प्रोटीन। समझ गए कि नहीं? अब यहां देखिए, प्रोटीन उपस्थित रहता है। प्रोटीन उपस्थित रहने के कारण इसको हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लेकिन जो केंद्रक से दूर होती है इसको हम क्या बोलते हैं? चिकनी अंतःद्रव्यीय जालिका। कौन सी? चिकनी अंतःद्रव्यीय जालिका। ठीक है, एक शिकायत रहती है बच्चों को, भैया आप ऐसा लिखते हो कि समझ में नहीं आता, पीडीएफ से पढ़ने के बाद कैसे पढ़े? तो मैं कल से मैं थोड़ा स्पीड में पढ़ाता हूं ना, तो कहीं भी कुछ भी लिख देता हूं तो पीडीएफ से आपको समझ में नहीं आता, गिचल पिचल हो जाता हो। तो कल से अपन बकायदा नोट्स बना के लिखेंगे। ठीक है बेटा, ऐसा कर देंगे। लो, ये लो। ठीक है, चलो अब यहां देखिए, तो यहां पर एक बार मैं फिर से बताने का प्रयास करूंगा। कितने प्रकार की होती है बेटा? दो। एक कौन सी और एक कौन सी? खुरदुरी। खुरदुरी। ठीक है, ये चिकनी अंतःद्रव्यीय जालिका जो होती है इस पर उपस्थित होती है वसा, जैसे हम क्या बोलते हैं? फैट। क्या होती है? फैट। फैट होने के कारण ये कैसी हो जाती है? चिकनी। इसको हम बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लेकिन जो खुरदुरी होती है जिसको हम रफ के नाम से जानते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, खुरदुरी अंतःद्रव्यीय जालिका, इस पर क्या उपस्थित होता है? प्रोटीन। अच्छा, जहां पर प्रोटीन रहेगा वहां राइबोसोम होगा कि नहीं? क्योंकि राइबोसोम को क्या कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री। तो इसके ऊपर राइबोसोम उपस्थित होते हैं। क्या उपस्थित होते हैं? राइबोसोम। क्या इसके ऊपर राइबोसोम उपस्थित होंगे? नहीं। अगर राइबोसोम उपस्थित होंगे तो क्या हो जाएगा? अरे क्या हो जाएगा? खुरदरी हो जाएगी, चिकनी नहीं होगी। अब बताओ ये करती क्या है? ये करती क्या है? तो जिस समय पर इस कोशिका का विभाजन होता है, उस कोशिका के विभाजन के समय पर ये जो कोशिका भित्ति होती है ना बाहर वाली, इसका निर्माण करने में इसकी अहम भूमिका होती है। किसकी? अंतःद्रव्यीय जालिका। इसलिए ये आवश्यक है। ध्यान रखना, ये आरबीसी में नहीं पाई जाती। आरबीसी में ये नहीं पाई जाती। ठीक है, क्योंकि आरबीसी में सबसे बड़ा जो अवयव होता है उसे हम कहते हैं हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन के कारण अगर ये पाई जाएगी तो फिर जगह नहीं रहेगी, हीमोग्लोबिन कहां जाएगा? इसलिए
आरबीसी में नहीं पाई जाती। बात समझ में आ रही है कि नहीं? वो क्या करेगी, ये कोशिका को यांत्रिक सहारा प्रदान करती है। कोशिका को कौन सा सहारा प्रदान करती है? यांत्रिक। कोशिका को कौन सा सहारा प्रदान करती है? यांत्रिक सहारा प्रदान करती। आरबीसी में नहीं पाई जाती। और क्या करेगी, कोशिका विभाजन के समय पर अंतःद्रव्यीय जालिका जो है वो कोशिका के बाहरी हिस्से, जैसे हम क्या बोलते हैं, कोशिका झिल्ली का निर्माण करने का क्या करेगी, प्रयास करेगी। बात समझ में आ गई है? यहां पर खत्म होता है आपको कौन, अंतःद्रव्यीय जालिका। सफिशिएंट है, इसको ज्यादा नहीं पढ़ना आपको, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे आपका लाइसोसोम। क्या पढ़ेंगे बेटा? लाइसोसोम, ठीक है। लाइसोसोम को, इसको ध्यान से समझिए। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? डीडोवे। किसने खोज की थी? डीडोवे। लेकिन इसका नाम किसने दिया? इसका नाम भी किसने दिया था? डीडोवे। किसने नाम दिया था? डीडोवे। लाइसोसोम को हम किस नाम से जानते हैं? आत्महत्या की थैली। आत्महत्या की थैली, आत्महत्या की थैली, या इसे हम क्या कहते हैं? सुसाइडल बैग। सुसाइडल बैग, सुसाइडल बैग। इतना अंदर बाहर होते हैं ना, पूरा डिस्टरबेंस हो जाता है। सुसाइडल बैग भी कह सकते हैं इसको। और किस नाम से जानेंगे? एटम बॉम्ब। किस नाम से जानेंगे? एटम बॉम्ब। और किस नाम से जानेंगे? कोशिका का सफाई कर्मी। कोशिका का सफाई कर्मी और सफाई कर्मी। आत्महत्या की थैली, ये क्या कहेंगे? डस्टबिन। कोशिका का डस्टबिन, कोशिका का डस्टबिन, कचरा घर। क्यों? अब सुनिए, ये मतलब काम बड़ा जबरदस्त करता है। काम क्या करता है, इसको ध्यान से समझो। ये यह लिख दे, चलो। अब देखो, ये जैसे मान लीजिए ये कोशिका है। अरे यार, तुमको फिजिकल एग्जाम्पल के सहायता से समझाने की कोशिश करूंगा, सुनिए। जैसे आपने इधर चिमटा खोल दिया मुझे जोर से, या आपने अपने आप को खोल दिया, किसी को भी खोल दिया, तो जोर से खोलेंगे तो ये हिस्सा कैसा पड़ जाएगा? काला। काला क्यों क्यों पड़ जाएगा? क्योंकि यहाँ की कोशिका मर गई। यहाँ की कोशिका, तो यहाँ की कोशिका की जब डेथ होती है तो या तो वो पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। तो जैसे ही हमारे शरीर की कोई कोशिका खत्म होती है तो उसको डाइजेस्ट करते हैं, उसको खा लेते हैं, उसको चबा लेते हैं, उसको पूरी तरीके से निगल जाते हैं। आपको जो समझना है वो समझ ले। उस कोशिका को सफा कर देते हैं एक तरफ से। कौन? लाइसोसोम। क्योंकि लाइसोसोम के अंदर एक विशेष प्रकार के एंजाइम होते हैं, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम। हाइड्रोलिटिक एंजाइम। कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? हाइड्रोलिटिक। इनका पीएच वैल्यू होता है 4 से 5। ये हमारी लार में भी पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? लार। किसमें पाए जाते हैं? लार। अच्छा, ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम इतने ज्यादा घातक होते हैं कि ये, जैसे मान लीजिए कोशिका है, तो कोशिका में ये पढ़ेंगे लाइसोसोम। ये क्या पढ़ेंगे? लाइसोसोम। इनके अंदर कौन से एंजाइम है? हाइड्रोलिटिक एंजाइम। हाइड्रोलिटिक एंजाइम, अगर ये कोशिका क्षतिग्रस्त हो गई, किसी कारण से इस कोशिका को चोट लगेगी, तो इसकी मरम्मत प्रोटीन करेगा। लेकिन इसके बाद भी ये कोशिका कहेगी कि मुझसे नहीं हो पा रहा है, मुझसे नहीं बन रहा है, मैं मरना चाहती हूं, मैं नहीं जीना चाहती, मुझसे काम नहीं बनेगा। लाइसोसोम उसको समझाएंगे, बता दे क्या करना है, बता दे क्या करना है। कोशिका बोलेगी नहीं बन पा रहा है मुझसे, मैं नहीं कर पा रहा, आई कांट डू एनीथिंग। तो लाइसोसोम को गुस्सा आएगा, लाइसोसोम ब्लास्ट हो जाते हैं, फट जाते हैं। इनके अंदर से एंजाइम निकलते हैं जिनको बोलते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम। खतरनाक एंजाइम होते हैं, इस पूरी कोशिका को पचा देते हैं एकदम। समझ गए कि नहीं? ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम, इनका पीएच वैल्यू 4 से 5 होता है, जहरीले होते हैं कोशिका के लिए, ठीक है। तो ये लाइसोसोम के अंदर पाए जाते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम। ये एक छोटी सी थैली होती है जो फट जाती है तो पूरी कोशिका मर जाती है इसके कारण, ठीक है। तो ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम क्या करते हैं? अपनी ही कोशिका को मार देते हैं, जिसके कारण हम क्या कहते हैं कि भाई ये कोशिका को क्या है भाई? आत्महत्या की थैली। आत्महत्या की थैली। आत्महत्या की थैली क्यों? क्योंकि ये अपनी ही कोशिका को मार देता है। सुनो, लाइसोसोम के बारे में अगर मैं आपसे बात कहूं तो लाइसोसोम जो है ना बेटा, ये पादप कोशिका के अंदर नहीं पाए जाते। ये किसके अंदर पाए जाते हैं? जंतु कोशिका। हमारी कोशिका में होंगे कि नहीं? होंगे, ठीक है। लेकिन हमारी कौन सी कोशिका में नहीं होंगे? आरबीसी। कौन सी कोशिका में नहीं होंगे? आरबीसी की कोशिका में नहीं होंगे, ठीक है। अब आगे अगर हम बात करें तो इनके बारे में और क्या पढ़ सकते हैं, सुनिए। लाइसोसोम जो होते हैं ना, ब्लड कैंसर के समय इनकी संख्या क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। किसकी? लाइसोसोम, ठीक है। क्योंकि कैंसर जब होता है तो कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होने लगती है, तो उन कोशिकाओं को मारने का प्रयास करते हैं। और क्या पढ़ सकते हैं कि भाई एक विशेष प्रकार का पौधा होता है, देखो एक विशेष प्रकार का पौधा होता है, इस पौधे को हम क्या बोलते हैं? घटपर्णी। क्या बोलते हैं? घटपर्णी।
ठीक है, घटपर्णी पौधा। बेटा ये इसका जो ऊपरी हिस्सा है ना, ये इसका ढक्कन है, या इसको हम बोल सकते हैं पत्ती, एक लीफ होती है विशेष प्रकार की, पत्ती बोलते हैं इसको। कीट इस पौधे के रंग को देख के इसकी तरफ आकर्षित होते हैं और इसके ऊपर बैठ जाते हैं तो गलती से इस पौधे के अंदर गिर जाते हैं। जैसे ही वो कीट इसके अंदर गिरेंगे, ये ढक्कन अपने आप बंद हो जाता है, मतलब ये पत्ती ऊपरी हिस्से को बंद कर देता है। इसके बाद इस पौधे के अंदर से एंजाइम निकलते हैं। कौन से एंजाइम? हाइड्रोलिटिक एंजाइम, जिससे वो जीव पूरा, उस जीव का शरीर गल जाता है। तो उसमें मगरमच्छ, हाथी, गेंडा नहीं जा सकते, छोटे छोटे कीट पतंग जो रहते हैं ना, वो कीड़े मकोड़े, वो मर जाते हैं। तो इससे क्या होता है, पौधा उस हाइड्रोलिटिक एंजाइम की सहायता से उनको गला देता है और उनके शरीर में जो प्रोटीन होता है वो प्रोटीन किसके पास चला जाता है? इस पौधे के पास। इसे क्या कहते हैं? घटपर्णी। ठीक है, तो ऐसे कीट, ऐसे पौधों को हम क्या कहते हैं? कीटभक्षी पौधे। कौन से? कीटभक्षी पौधे। इनके अंदर पाया जाता है लाइसोसोम और बाकी पौधे के अंदर नहीं पाया जाता, जंतुओं के अंदर पाया जाता है। अब सुनो, हमारी लार में भी लाइसो एंजाइम होते हैं। क्या करते हैं? ये हमारे शरीर के जितने भी बैक्टीरिया हैं, इन्हें क्या कर देते हैं? मार देते हैं। हमारे शरीर के सभी बैक्टीरिया को मारने का काम कौन करते हैं? कौन करते हैं बेटा? अरे हाँ कि नहीं? हमारे बॉडी के कोशिका में उपस्थित जो बैक्टीरिया होते हैं उन्हें भी कौन खाते हैं? लाइसोसोम। कौन ने खोज की थी इसकी? डीडोबे। क्या कहते हैं? आत्महत्या की थैली, कोशिका का सफाई कर्मी, ठीक है, एटम बम। इसका अंदर कौन से एंजाइम होते हैं? हाइड्रोलिटिक एंजाइम। इसे आत्महत्या की थैली कहते हैं। इनका पीएच वैल्यू कितना होता है? 4 से 5। मानव लार में ये पाए जाते हैं, पादपों में नहीं पाए जाते, आरबीसी में नहीं पाए जाते। अब सवाल यह है कि सर आरबीसी में क्यों नहीं पाए जाते? सुनिए, सुनो, आरबीसी में नहीं पाए जाते, बात वही आ गई क्योंकि आरबीसी में जगह नहीं है। बहुत बढ़िया बात बोल दी बेटा तुमने, 100 की एक बात बोल दी, जगह नहीं है। अच्छा, आरबीसी में नहीं पाए जाते। देखो, हमारी जो शरीर की हड्डियां होती हैं, हमारी शरीर की जो बड़ी हड्डियां होती हैं, लार्ज बोन, जैसे हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर। तो ये जो फीमर है, इसके अंदर बोन मेरो काफी मात्रा में रहेगा। कौन सा? बोन मेरो काफी मात्रा में रहेगा। बोन मेरो का रंग हल्का कत्थई होता है इसका। तो ये जो बोन मेरो होता है, अस्थि मज्जा इसे हम कहते हैं, अस्थि मज्जा, यहीं पर निर्माण होता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। काय का? डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स। इसके अंदर लाइसोसोम होता है, तो ये रक्त में ही मर जाती है। बाकी इसके अंदर भी लाइसोसोम नहीं होता, इसके अंदर भी लाइसोसोम नहीं होता, तो ये खुद से नहीं मर सकती। इसलिए इनको मरने के लिए कहां जाना पड़ता है? प्लीहा। और प्लीहा जिसे हम क्या कहते हैं? ब्लड बैंक। क्या कहते हैं? ब्लड बैंक। अरे हाँ या ना? भ्रूण, जब बच्चे का भ्रूण वाला रूप होता है माँ के गर्भाशय में, तो उस समय खून कहाँ बनता है? प्लीहा में। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? ब्लड बैंक। हाँ कि नहीं? या आरबीसी की कब्र भी किसे कहा जाता है? प्लीहा। स्प्लीन, ये किसका भाग होता है? यकृत। ठीक है, अब आज की क्लास में हमने इतना पढ़ चुके। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे रसधानी, ठीक है, और उसके बाद पढ़ेंगे केंद्रक, गुणसूत्र वगैरह जो टॉपिक्स बचे हुए हैं। और अगली क्लास में हम कोशिका के जितने भी भाग हैं, ये सारे भाग खत्म कर लेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।